आज 30 जनवरी 2025 है। ठीक आज से 77 साल पहले एक मानसिक बीमार शख्स ने, जो अपने आप को हिंदू कहता था, विश्व के सबसे बड़े हिंदू गांधी को अपने पिस्तौल से 3 गोलियां मारी थी। ऐसा नहीं था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी को मारने का पहला प्रयास किया गया था। उससे पहले भी गांधी को मारने के कई असफल प्रयास हो चुके थे। क्या उस बीमार शख्स की गोलियों से गांधी मर गए? क्या गांधी मर सकते हैं? क्या गांधी को मारा जा सकता है? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि है। आज लोग अलग अलग तरह से गांधी को याद कर रहे हैं। इस कड़ी में हम प्रसिद्ध कवि कृष्ण कल्पित का एक आलेख, जिसका शीर्षक दास्ताने कत्ले गांधी है, पढ़ना चाहते हैं। यह आलेख रेखता के एक उपक्रम हिंदवी, जो हिंदी भाषा को समर्पित है, पर 2 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुआ था। हम यह आलेख कृष्ण कल्पित जी के अनुमति से पढ़ रहे हैं। यह आलेख शुरू होता है रईस अमरोहवी के एक शेर से। वो शेर है, जिससे उम्मीदें जिस्त थी बांधी, जिससे उम्मीदें जिस्त थी बांधी, ले उड़ी उसको मौत की आंधी, गालियां खा के गोलियां खा के मर गए उफ महात्मा गांधी। यहां से आलेख शुरू होता है। दिल्ली में वह मावठ का दिन था। मावठ का मतलब होता है माघ महीने में बरसने वाली बारिश से। यह एक राजस्थानी शब्द है। 30 जनवरी 1948 को दोपहर 3 बजे के आसपास महात्मा गांधी हरिजन बस्ती से लौटकर जब बिरला हाउस आए, तब भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लंगोटी वाला नंगा फकीर थोड़ा थक गया था, इसलिए चरखा काटने बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब संध्या प्रार्थना का समय हुआ, तो गांधी प्रार्थना स्थल की तरफ बढ़े कि अचानक उनके सामने हॉलीवुड सिनेमा के अभिनेता जैसा सुगठित सुंदर एक युवक सामने आया, जिसने पतलून और कमीज पहन रखी थी। नाथूराम गोडसे नामक उस युवक ने गांधी को नमस्कार किया। प्रत्युत्तर में महात्मा गांधी अपने हाथ जोड़ ही रहे थे कि उस सुदर्शन युवक ने विद्युत गति से अपनी पतलून से बरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, बरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और धाएं धाएं धाएं। शाम के 5:17 हुए थे। नंगा फकीर अब भू लुंठित था, मतलब जमीन पर था। हर तरफ हाहाकार, कोलाहल, कोहराम मच गया और हत्यारा दबोच लिया गया। महात्मा की उस दिन की प्रार्थना अधूरी रही। आज़ादी और बंटवारे के बाद मची मारकाट, लूटपाट, सांप्रदायिक दंगों और नेहरू जिन्ना मंडली की हरकतों से महात्मा गांधी निराश हो चले थे। क्या उस दिन वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की प्रार्थना करने जा रहे थे, जो प्रार्थना के पूर्व ही स्वीकार हो गई थी? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आने के बाद भारत भूमि पर गांधी की हत्या की यह 6ठी कोशिश थी। हत्या की 4थी विफल कोशिश के बाद जब उस रेलगाड़ी को उलटने की, क्षतिग्रस्त करने की साजिश रची गई, जब गांधी बंबई से पुणे जा रहे थे, महात्मा गांधी ने कहा था, मैं 7 बार मारने के प्रयासों से बच गया हूं। मैं इस तरह मरने वाला नहीं हूं। मैं 125 वर्ष जीने की आशा रखता हूं। इस पर पुणे से निकलने वाले अखबार हिंदू राष्ट्र ने लिखा था कि आपको इतने साल जीने कौन देगा। गांधी को नहीं जीने दिया गया। गांधी के हत्यारे और हिंदू राष्ट्र के संपादक का एक ही नाम था, नाथूराम गोडसे। गांधी की हत्या के देशव्यापी असर के बारे में एक अंग्रेज पत्रकार डेनिस डॉल्टन ने लिखा, गांधी की हत्या ने विभाजन के बाद की सांप्रदायिक हिंसा का शमन करने का काम किया। गुस्से, डर और दुश्मनी से उन्मत्त भीड़ जहां थी, वहीं ठिठक गई। अंधाधुंध हत्याओं का दौर थम गया। यह भारतीय जनता की गांधी को दी गई सबसे बड़ी और पवित्र श्रद्धांजलि थी। वर्ष 1934 में हिंदुओं की राजधानी पुणे की नगरपालिका में गांधी का सम्मान समारोह आयोजित था। समारोह में जाते हुए गांधी की गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन संयोग से गांधी दूसरी गाड़ी में थे। बहुत लोग घायल हुए, लेकिन गांधी बच गए। 1915 में भारत आने के बाद गांधी पर यह पहला हमला था। अपने पुत्रवत्र सचिव महादेव देसाई और अपनी पत्नी
कस्तूरबा की मृत्यु से गांधी विचलित थे। आगा खान महल से गांधी को जब लंबी कैद से रिहा किया गया तब वह बीमार और कमजोर थे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पंचगनी ले जाया गया। वहां भी हिंदुत्ववादी नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे और एक दिन एक उग्र युवक छुरा लेकर गांधी की तरफ लपक रहा था कि भिसारे गुरुजी ने उस युवक को दबोच लिया। गांधी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से मना किया और उस युवक को कुछ दिन अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह जान सके कि युवक उनसे नाराज क्यों है। लेकिन युवक भाग गया। इस युवक का नाम भी नाथूराम गोडसे था। यह गांधी जी की हत्या का भारत में दूसरा प्रयास था। मोहनदास अब महात्मा था। रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे से भारत दर्शन के दौरान मोहनदास ने वस्त्र त्याग दिए थे। अब मोहनदास सिर्फ लंगोटी वाला नंगा फकीर था और मोहनदास को महात्मा पहली बार कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। मोहनदास की हैसियत अब किसी सितारे हिंद जैसी थी और उसे सत्याग्रह, नमक बनाने, सविनय अवज्ञा, जेल जाने के अलावा पोस्टकार्ड लिखने, यंग इंडिया अखबार के लिए लेख संपादकीय लिखने के साथ ही बकरी को चारा खिलाने, जूते गांठने जैसे अन्य काम भी करने होते थे। राजनीति और धर्म के अलावा महात्मा को अब साहित्य, संगीत और संस्कृति के मामलों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता था और इसी क्रम में वह बच्चन की मधुशाला, उग्र के उपन्यास चॉकलेट को क्लीन चिट दे चुके थे और निराला जैसे महारथी उन्हें बापू तुम यदि मुर्गी खाते जैसी कविताओं के जरिए उकसाने की असफल कोशिश कर चुके थे। युवा सितार वादक विलायत खान भी गांधी को अपना सितार सुनाना चाहते थे। उन्होंने पत्र लिखा तो गांधी ने उन्हें सेवाग्राम बुलाया। विलायत खान लंबी यात्रा के बाद सेवाग्राम आश्रम पहुंचे तो देखा गांधी बकरियों को चारा खिला रहे थे। यह सुबह की बात थी। थोड़ी देर के बाद गांधी आश्रम के दालान में रखे चरखे पर बैठ गए और विलायत खान से कहा, सुनाओ। गांधी चरखा चलाने लगे। घर घर की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। युवा विलायत खान असमंजस में थे और सोच रहे थे कि इस महात्मा को संगीत सुनने की तमीज तक नहीं है। फिर वह अनमने ढंग से सितार बजाने लगे। महात्मा का चरखा भी चालू था। घर 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 घर। विलायत खान अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि थोड़ी देर बाद लगा जैसे महात्मा का चरखा मेरे सितार की संगत कर रहा है या मेरा सितार महात्मा के चरखे की संगत कर रहा है। चरखा और सितार दोनों एकाकार थे और यह जुगलबंदी कोई 1 घंटा तक चली। वातावरण स्तब्ध था और गांधी की बकरियां अपने कान हिला हिलाकर इस जुगलबंदी का आनंद ले रही थी। विलायत खान आगे लिखते हैं कि सितार और चरखे की वह जुगलबंदी एक दिव्य अनुभूति थी और ऐसा लग रहा था जैसे सितार सूत काट रहा है और चरखे से संगीत निकल रहा हो। जिस सुबह गांधी चरखा चलाते हुए युवा विलायत खान का सितार वादन सुन रहे थे, उसी दिन दोपहर उन्हें देश के सांप्रदायिक माहौल पर मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने मोटर गाड़ी से बंबई जाना था कि अचानक वर्धा के सेवाग्राम आश्रम के द्वार पर हो हल्ला होना शुरू हुआ। सावरकर टोली यहाँ भी आ पहुंची थी। गोलवलकर भी थे। वे नहीं चाहते थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात हो। वे सेवाग्राम आश्रम के बाहर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जब तलाशी ली तो GL थते नामक युवक की जेब से एक बड़ा छुरा बरामद हुआ। यह गांधी की हत्या की तीसरी कोशिश थी। उनकी यही कोशिश थी कि जैसे भी हो गांधी को खत्म करो। गांधी की वास्तविक हत्या से केवल 10 दिन पूर्व गांधी को मारने की एक और विफल कोशिश हुई। एक दिन पूर्व ही गांधी ने आमरण अनशन तोड़ा था। गांधी संध्या प्रार्थना कर रहे थे कि दीवार की ओट से मदनलाल पाहवा ने निशाना बांधकर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। इसी अफरा तफरी में विनायक दामोदर सावरकर और उनके साथी को पिस्तौल से गांधी की हत्या करनी थी, लेकिन वे भाग छूटे। गांधी फिर बच गए। शरणार्थी मदनलाल पाहवा को पकड़ लिया गया, लेकिन असली अपराधी गायब हो गए। वे मुंबई से सावरकर का आशीर्वाद लेकर रेलगाड़ी से दिल्ली आए थे और दिल्ली के मरीना होटल में रुके थे। पाहवा से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वे फिर आएंगे। इस बार गोडसे अपने साथी आप्टे के साथ विमान से दिल्ली आया। सावरकर ने इस बार उन्हें वही बात कही जब 1909 में लंदन में लॉर्ड विली की हत्या से पहले धिंगरा से कही थी। इस बार भी अगर विफल रहे तो आगे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
दिल्ली बिरला हाउस 5:17। धाएं धाएं धाएं, गांधी मरते नहीं, लेकिन इस बार नाथूराम मोहनदास को मारने में सफल रहा। भारत लौटने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी को मारने की कोशिश हुई थी। जब करकराती सर्दी में युवा मोहनदास को रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंका जाता है, यह भी हत्या का ही प्रयास था। 1896 को जब गांधी 6 महीने के प्रवास के बाद जहाज से अफ्रीका लौट रहे थे, तो वहाँ के अखबारों ने गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया, जिससे वहाँ के गोरे भड़क उठे। जब गांधी का जहाज अन्य यात्रियों के साथ डरबन पहुंचा, तो प्रशासन ने यात्रियों को 3 सप्ताह तक जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं दी। बाहर उग्र भीड़ गांधी की प्रतीक्षा में थी। जहाज के कप्तान ने गांधी को कहा कि आपके उतरने के बाद बंदरगाह पर खड़े गोरे आप पर हमला कर देंगे, तो आपकी अहिंसा का क्या होगा। गांधी ने कहा, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। अज्ञानवश उत्तेजित लोगों से मेरे नाराज होने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार कई दिनों के बाद यात्रियों को जहाज से उतरने की इजाज़त मिली। गांधी को कहा गया कि वह अंधेरा होने पर जहाज से निकले, लेकिन गांधी ने इस तरह चोरी छिपे उतरने से इनकार कर दिया और दोपहर को जहाज से निडरता से निकले। भीड़ बदमाश गांधी को पहचान गई और लोग गांधी को पीटने लगे। इतना पीटा कि गांधी बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से तब उधर से गुजर रही डरबन पुलिस अधिकारी की पत्नी जेन अलेक्जेंडर ने उन्हें बचाया। और इससे पूर्व जब गांधी पहली बार अफ्रीका में जेल से बाहर आए और एक मस्जिद में भारतीयों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब मीर आलम ने उनसे पूछा कि असहयोग के बीच सहयोग कहाँ से आ गया। उसने गांधी पर आरोप लगाया कि 15,000 पाउंड की घूस लेकर गांधी सरकार के हाथों बिक गया है। यह कहकर उसने गांधी के सिर पर जोर से डंडा से वार किया। गांधी बेहोश हो गए। मीर आलम और उसके साथी उस दिन गांधी को मार देना चाहते थे, लेकिन गांधी किसी तरह बच गए। गांधी जब होश में आए तो पूछा, मीर आलम कहाँ है। जब पता चला कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो गांधी बोले, यह तो ठीक नहीं हुआ, उन सबको छुड़ाना होगा। जब मीर आलम जेल से बाहर आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बाकी जिंदगी मीर आलम ने गांधी के सच्चे सिपाही की तरह बिताई। जिस तरह हिंसक लड़ाई में दूसरों की जान लेने का प्रशिक्षण देना पड़ता है, उसी तरह अहिंसक लड़ाई में खुद की जान देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होता है। महात्मा गांधी की हत्या शहादत थी या आत्म बलिदान या आत्मोत्सर्ग था, या महात्मा की मृत्यु सत्य का अंतिम प्रयोग था, या फिर सत्य, अहिंसा और स्वराज के लिए दी हुई निस्वार्थ कुर्बानी। वास्तविक हत्या से 10 दिन पूर्व बम हमले में बच जाने पर गांधी को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी ने तार में लिखा कि आपकी जान बच गई, आप बहुत बहादुर हैं। गांधी ने लेडी माउंटबेटन के तार का उत्तर दिया, यह बहादुरी नहीं थी, मुझे कहाँ पता था कि कोई जानलेवा हमला होने वाला है। बहादुरी तो तब कहलाएगी जब कोई सामने से गोली मारे और फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान हो और मुंह में राम का नाम हो। लेकिन गांधी मरते नहीं, वे जीवित रहते हैं, जो मृत्यु से डरते नहीं। हे राम। और अंत में एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है, अभी लगेगा वक्त तुम्हें। अभी लगेगा वक्त तुम्हें गांधी को मिटाने में। अभी लगेगा वक्त तुम्हें गांधी को मिटाने में। वर्षों लगा दिए तुमने उसका महत्व घटाने में। पर वह वापस आता रहा हर ताकत से लड़ जाने को। वह लूथर किंग बन लड़ता अश्वेतों को हक दिलाने को। वह बन नेल्सन गिनता रहा उस अफ्रीकी जेल दीवारों को। जब इंदिरा ने ललकारा था प्रजातंत्र की बुनियादों को, वो आया भागा भागा जेपी बनी से बचाने को। वह खड़ा आज भी लिए कोई झंडा तुम्हारी यूनिवर्सिटी के गलियारों में। अभी लगेगा वक्त तुम्हें गांधी को मिटाने में। अभी लगेगा वक्त तुम्हें गांधी को मिटाने में। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर जनता बोध उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महात्मा गांधी पर आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।